So hello everyone, welcome to this class. And in this class, what we are going to do is we are going to complete, yeah, we are going to complete the national income accounting chapter. And आज की क्लास में हम मतलब मनी वाला जो चैप्टर है, the money chapter, we'll just have a basic overview of that chapter. ठीक है, बिकॉज ज्यादा भी बच्चे आए नहीं, नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉपर मनी चैप्टर स्टार्ट करेंगे. लेकिन इतना हो जाएगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मनी का चैप्टर है क्या. फिर हम नेक्स्ट क्लास से मतलब ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा. सो आई जस्ट come straight to the point. ठीक है. So before starting this class, national income accounting. This is the first chapter of the national income, first chapter of the macroeconomics NCERT. Now in this class we have just covered almost all the topics related to national accounting. So the first thing that we covered was macroeconomic identities. Okay, so we have covered this macroeconomic identities and उसके अंदर 5 या 6 फॉर्मूलाज होते हैं. जैसे कि जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन. और फिर आता है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट. व्हाट इज एनएनपी, जीएनपी. और सिमिलरली फिर आ जाता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. और फिर आता है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. उसका अलग फॉर्मूला है. मतलब फॉर्मूला क्या, चलो लिखवा देता हूँ. यहाँ पे आ जाएगा हमारा एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस indirect taxes plus subsidies. So this is the thing that we have covered till now. और बाकी what we call as GDP को कैसे कैलकुलेट किया था. What are the 3 methods of GDP to calculate GDP? Product method, product income method. ये 3 मेथड हो गए. और बाकी फिर लास्ट क्लास में what we have seen is कि what are the alternatives to GDP. तो उसमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव देखे थे. सबसे मतलब जो बड़ा ऑल्टरनेटिव है, वी हैव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड थोड़ा सा आज की क्लास थोड़ा सा नॉर्मल रखते हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे. ठीक है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की स्टार्टिंग किसने की थी बिना देखे, हु हैज रिकमेंडेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? 2 लोग थे. 2 लोग, दोनों में से किसी एक का भी नाम बता दो. वैसे दोनों के बताने. एक तो हबुबल ओके, और दूसरे okay, there were 2 persons that were responsible for the what we call as development of human development index. की human development index से starting करेंगे. So those were Mehboob Al Haq, he was from a Pakistani origin, and the second was Amartya Sen, he was from India. ठीक है. और 1990s में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की शुरुआत हुई थी. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय हूम? Human Development Index HDI, it was started in the year 1990. Who published it? United Nations Development Program. There are 3 what we call as, there are 3 components. What are those components? वैसे मैं क्लास में लिखवा चुका हूँ. The first is okay. The first is health, education, and is last is per capita income in US dollars. ये भी लिख लेना. पर कैपिटा इनकम इंडियन रुपीज में अगर लिख दिया ऑप्शन में, हाँ मतलब वही पर कैपिटा इनकम के हिसाब से. एक और क्वेश्चन है, इफ यू वर गिविंग डिफरेंट ऑप्शंस, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द वेलफेयर ऑफ द पीपल? लोगों के वेलफेयर को समझने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा? ऑप्शन देता हूं मैं. द फर्स्ट ऑप्शन दैट यू हैव इज जीडीपी. सेकंड ऑप्शन दैट यू हैव इज नेट नेशनल प्रोडक्ट. थर्ड ऑप्शन इज व्हाट वी कॉल एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. एंड फोर्थ ऑप्शन इज पर कैपिटा इनकम. अब यहाँ पे ट्विस्ट है. पर कैपिटा इनकम तब होता है अगर जीडीपी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं दिया. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर तो पर कैपिटा इनकम पहले से ही है. वो तो उल्टा एजुकेशन और हेल्थ के बारे में भी जान रहा है.
सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और पर कैपिटल इनकम अगर दोनों आ जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू चूज? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लेकिन अगर ऑप्शन में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटल इनकम है, तो पर कैपिटल इनकम वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस ना, ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस एक व्हाट वी कॉल्ड एज जो यूएनडीपी है, या यूएनडीपी है ना, वो एक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स और निकालती है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हु पब्लिशेस ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स? अभी बताया। 10 रुपए का बिस्किट कितने का है? ठीक है। नाउ इन विच ईयर वाज दिस ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज? सबसे पहली बार 1985 और 95। नहीं, 1995। ठीक है। अब ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स बेसिकली क्या निकालता है? The person who are below poverty line or the ओके, status. नाउ यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉवर्टी? गरीबी मतलब किस तरीके से? अभी जैसे मतलब कॉलेज वगैरह में जाओगे या फिर स्कूल वगैरह में जाते तो कहते हैं ना कि भाई दोस्त है, भाई अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन है, एक कोई आ जाए गंदे से, Standard of two people. हाँ, एक कोई आ जाए गंदे से कपड़े पहन के, गंदे से जूते पहन के, भग गरीब। मतलब इन द सेंस ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट एकदम से मन में तो आते ही है, मुंह पे नहीं, वो मन में तो बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज दैट? दैट इज पॉवर्टी। तो पॉवर्टी का मतलब ये नहीं कि रोटी कपड़ा मकान है, पॉवर्टी का मतलब एक कंपैरेटिव स्टैंडर्ड है कि एटलीस्ट एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए। पॉवर्टी की अगर बात करें तो हमारे ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में जब पॉवर्टी की बात की गई थी तो सबसे पहले जो बेसिक चीज हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, तो बेसिक है ही, उन्होंने कहा इतना भी नहीं, अब इसके ऊपर और बढ़ाना है। उसको बढ़ाते गए कि और थोड़ा और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, लग्जरीज वगैरह। लग्जरीज तो चलो ठीक है, फिर भी बहुत अभी दूर की बात है, तो बहुत सारी और चीजें हो सकती हैं, जैसे कि व्हाट वी कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ, कि अगर कोई बीमार हो गया तो एकदम से आसपास हेल्थ के इंतजाम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन स्टेट में ऐसा नहीं कि सबके सब गरीब है, वहाँ पे बहुत अमीर लोग भी हैं, बट क्या होता है कि एक कंट्री का नाम लेते हैं नमीबिया। नमीबिया इस कंट्री इन साउथ सॉरी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। तो नमीबिया में हो सकता है कि बहुत सारे लोग अमीर भी हों, लेकिन वहां पर क्या है ना कि हॉस्पिटल्स और व्हाट हेल्थ केयर एजुकेशन उससे रिलेटेड ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो हम कह सकते हैं दैट इज अ पुअर कंट्री। कैन वी से? yes, we can say, because they are deprived of what we called as, they are deprived of opportunities related to health, opportunities related to education. So this is what we called as poverty. Similarly एक और definition होते हैं poverty, अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाओगे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, सर ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्या होती हैं? आप मैप देखोगे ना, यूरोप के ऊपर साइड में दिस वन रीजन, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, मतलब इट्स लाइक यूरोप भी समझ लो, थोड़ा सा ये ठंडी जगह होती है। जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होगी हमारी, नॉर्वे का नाम सुना है? नॉर्वे का नाम सुना होगा, एक कंट्री का नाम सुना होगा फिनलैंड, स्वीडन, इसका तो नाम सुना ही होगा, डेनमार्क, ये सारी की सारी हो जाती है हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज खास बात पता है क्या है? यहाँ पर है ना पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, पॉपुलेशन इज नॉट दैट मच इन दीज कंट्रीज, तो यहाँ पर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अलग है, बहुत ज्यादा हाई है। इवन यहाँ इन देशों में ऐसा होता है कि इफ यू आर लाइक, अगर यहाँ पर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है तो आपको व्हाट वी कॉल्ड एज एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम वो प्रोवाइड होती है। खाली मत बैठो, पैसे लो, कुछ ना कुछ खर्च करो, खाली मत बैठो, पैसे चाहिए हमसे लो, गवर्नमेंट प्रोवाइड, ज्यादा पॉपुलेशन है नहीं, ठीक है, तो उस हिसाब से यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड होती है। और सबकी है ना बहुत बेसिक बेसिक सी चीजों पे ध्यान दिया जाता है, कहीं कोई डिप्राइव तो नहीं है। बेसिक बेसिक सी चीजें मतलब फॉर एग्जांपल एजुकेशन से रिलेटेड, कि हाँ भाई अगर लेट्स सपोज कोई बच्चा अपने घर से स्कूल जा रहा है, स्कूल 1 किलोमीटर, ज्यादा 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन 1 किलोमीटर उससे जाने के लिए कोई बाइक वगैरह कुछ नहीं है, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, आपको उस चीज की भी दिक्कत ना हो। सो दीज आर व्हाट वी कॉल एज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। आपने एक अलग अलग इंडेक्स के बारे में सुना होगा कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स वाला हो गया या फिर व्हाट वी कॉल हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया। तो ये 4 कंट्रीज है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, हमेशा यही टॉप पे रहती हैं। कभी नॉर्वे चला जाता, कभी फिनलैंड, कभी स्वीडन। अभी हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 पे क्यों होगी, आपको आइडिया लग गया होगा। बहुत बेसिक बेसिक सी चीजों पे ध्यान दिया जाता है, यानी कि डिप्राइवेशन को जितना कम से कम रखा जाए। वहीं आप इधर चले जाओ, व्हाट वी कॉल्ड एज सीरिया चले जाओ, इराक चले जाओ, यहाँ पे क्या है कि
मतलब बेसिक रोटी कपड़ा मकान तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे अपनी जान भी बचा लें वही बड़ी बात है। कहाँ से कौन बॉम्ब फेंक रहा है, कहाँ इजराइल बॉम्ब फेंक रहा है, कभी यूएस बॉम्ब फेंक रहा है, कभी रशिया बॉम्ब फेंक रहा है, तो यहाँ पर व्हाट वी कॉल इज एक काइंड ऑफ पॉवर्टी तो है। सो इस जिस पॉवर्टी की मैं बात कर रहा हूँ कि जो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करती है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ह्यूमन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। एक टर्म आ जाती है, लेट मी जस्ट इरेज दिस थिंग। जैसे एक टर्म होती है ना पॉवर्टी, तो वैसे एक और टर्म आ जाती है। पॉवर्टी को अगर हम और डिफरेंट डायमेंशंस में देखें, यानी कि पॉवर्टी को हम क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में देखें और उसको और कितना डीप तरीके से देखा जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। फॉर एग्जाम्पल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, लेट्स सपोज इंडिया में एक टर्म होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, प्रति 1000 बच्चों में, मतलब जो नवजात शिशु जो पैदा हुए, नवजात जो बच्चे पैदा हुए, उन 1000 बच्चों में कितने बच्चे व्हाट वी कॉल्ड एज मतलब खत्म हो गए 5 साल से पहले। यहाँ पे भी एक लिमिट होती है 0 to 5 ईयर्स। 5 साल के होने से पहले पहले जो बच्चे मर गए, तो उसका एक जो रेशियो निकल के आता है वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एक और टर्म होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब ये निकल के आता है प्रति लाख में। बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछी जा सकता है कि IMR पर 1000 की जगह 10,000 दे देंगे, MMR 1 लाख की जगह 1000 दे देंगे। याद रखने वाली चीज है, बेसिक सी। अब आप पूछोगे सर हम GDP पढ़ रहे थे, अभी कहाँ पॉवर्टी वगैरह ये सब चीज आ गई। ये चैप्टर का लास्ट वाला जो पोर्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट यही पोर्शन है, और यहां से क्वेश्चन आते हैं, दैट्स फॉर श्योर। एक मतलब यहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 0 to 5 ईयर्स, और कितने का निकाला जाता है, पर 1000 में। पर 1000 में कितने बच्चे 5 साल पूरा करने से पहले ही जो मर गए, उनको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एक टर्म आती है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि प्रति लाख महिलाएं जो बच्चों को जन्म दिया था, वो बच्चों को जन्म देते समय ही एक्सपायर होगी, तो उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इंडिया में अभी देखा जाएगा तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंटरनेशनल लेवल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अब तो खैर कम हो गया है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा है, और खासतौर पे सबसे ज्यादा आपको रूरल एरिया में देखा जाता है। रूरल एरिया है वगैरह वहां पे। अब आप पूछोगे सर रूरल एरिया में सर ये लोग तो मतलब बड़ी शान से जीते हैं, इधर जाओगे ना गांव वगैरह में तो खाने पीने को लेके हर चीज को लेके, लेकिन वहां पर जो है ना गरीबी दैट सेंस नहीं कि भाई रोटी कपड़ा है मकान इसकी दिक्कत नहीं है, और वहां पर हेल्थ की होगी, एजुकेशन की होगी, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। तो इसी को हम कवर करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। एक और एग्जांपल देता हूं। ऐसा बोला जाता है कि व्हाट वी कॉल्ड एज शहरों में खाने पीने की कोई वजह से कमी है, लेकिन दिक्कत क्या होगी ना, यहाँ पे बर्गर पिज्जा और मैकडॉनल्ड वगैरह ये सब जो जंक फूड खाने से क्या हो रहा है कि जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है ना, हम उनको नहीं ले रहे, रैदर व्हाट वी कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स फैट वगैरह ये सब चीज ज्यादा है, तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब गांव में जाओगे, गांव में कहेंगे भाई हमारा खाना सबसे बेस्ट है। अब उनके जो खाने में है ना, उनके खाने में आयरन की कमी है, बेसिक न्यूट्रिएंट्स की कमी है। ऑल्दो खाना उनका सही है, रोटी है, लेकिन उनका जो खाना जो होता है वो सीरियल फोकस ज्यादा होता है। सीरियल मतलब गेहूं बाजरा चना वगैरह ये सारी चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ इसी चीज को खाओगे तो आपकी व्हाट वी कॉल्ड एज हेल्थ जो है, मतलब जो आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल सकते हैं, वो सब नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन से कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रूरल एरियाज में भी है, अर्बन एरियाज में भी है। नाउ कमिंग टू दिस थिंग, अब इस चीज को देखते हुए यूएनडीपी ने एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की शुरुआत करी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कब शुरू हुआ था बता सकता है कोई? 2010 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की शुरुआत की थी। अब वैसे ही इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? Was started on 1st of January 2015। अब ऐसे जैसे ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है ना कि अपनी अलग अलग इंडेक्सेस निकालती है, तो नीति आयोग भी अपने इंडेक्सेस निकालती है। ये शायद मैंने लिखवाया नहीं होगा लास्ट क्लास में। तो जैसे नीति आयोग भी अपनी अलग अलग इंडेक्सेस निकालती है। अभी रिसेंटली नीति आयोग वैसे हर 3 साल में 4 साल में एक इंडेक्स निकालती है जिसको बोलते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल
पॉवर्टी इंडेक्स। थोड़ा सा करंट का पोर्शन है, मैं आज करंट का पोर्शन थोड़ा सा लिंक कर रहा हूँ इस चैप्टर से, थोड़ा आपको अंडरस्टैंड करेगी। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है? वही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, बाकी सारी जो चीजें हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से रिलेटेड, उसको लिंक किया जाता है। अब यहाँ पे ना कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में अगर कुछ डेटा है, जो अभी वाला जो है आई थिंक 2019 से 21 वाला है, 2019 से 21 का डेटा है, मतलब ये रिसेंट है। अब ऐसा होता है ना कि पूरा निकालते हैं तो 21 तक है, ये सबसे रिसेंट है। अगली बार शायद 22 से 25 तक कुछ ऐसा कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहां पाएगी? हाईएस्ट पाएगी है यूपी में। अब एक और चीज पूछी जा सकती है कि सबसे ज्यादा डिक्लाइन कहां पाया गया? यूपी में। सबसे ज्यादा डिक्लाइन भी यूपी में। एक बात बताओ, गोवा का हम एग्जांपल इसलिए ले सकते हैं कि गोवा में तो पहले से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम है, सबसे ज्यादा डिक्लाइन क्यों होगा? सबसे ज्यादा डिक्लाइन तो वहीं पे होगा ना कि जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है मल्टी डायमेंशनल की, और फिर उसको हमने कम किया, जहां पे स्कोप होगा ना कम करने का। अब लेट्स सपोज क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का, अब वो एक बच्चा भी चला गया तो कोई बहुत ज्यादा रेशियो तो चेंज नहीं हो गया। लेकिन यूपी में क्या है कि भाई एक क्लास है उसमें 50 बच्चे थे, 50 के 25 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकल गए, तो रेशियो तो काफी ज्यादा बढ़ गया। तो सबसे ज्यादा पॉवर्टी अब भी यूपी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी सबसे ज्यादा अब भी यूपी में है, और सबसे ज्यादा डिक्लाइन भी यूपी में देखा गया। आई थिंक इट वाज 3.43 करोड़, ये एग्जैक्ट डेटा मेरे को याद है। अभी यूपी से ये डिक्लाइन हुए, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बस देख लो, तो ये बाद में चेंज होता रहेगा। बस इस तरीके से याद रखो कि हाँ नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स करके भी है। ठीक है, तो इस तरीके से एक और इंडेक्स आती है, जैसे इन्होंने ये निकाली वैसे एक और इंडेक्स आती है, नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। बेसिकली क्या होता है, एक होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, थोड़ा सा बस इसके बारे में बताया तो, एक होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एक कलर क्यों चेंज हो जाता है इसका? अच्छा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली क्या था कि जब व्हाट वी कॉल एज, इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊं क्या? चलो बता देता हूं। हुआ क्या था 1972 में, इसको ना नोट डाउन कर लेना, जो मैं चीजें लिखवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। मतलब यूपी पीसीएस में हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है, मतलब एक क्वेश्चन तो फिक्स है, 2-3 भी आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब यूपी से 150 में से एक क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड आएगा। एक टॉपिक है, सॉरी क्वेश्चन टॉपिक है, 2-3 क्वेश्चन आए, कई बार करंट से पूछ रहे थे, कई बार स्टैटिक से पूछ रहे थे। 1972 में एक क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट आई थी। हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर की बात है ना, जब हम बहुत ज्यादा व्हाट वी कॉल्ड एज फाइट्स वगैरह हो रही थी, वर्ल्ड वॉर लड़ाई वगैरह होती, तो उन्होंने कहा कि लड़ाई वगैरह जब 1945 में बंद होगी, तो उन्होंने कहा अब है ना हम लोग रिकंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। रिकंस्ट्रक्शन मतलब फिर से हम दोबारा से इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो 1972 में जब उन्होंने कहा कि जब इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करेंगे, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप होंगी, इंडस्ट्री डेवलप होगी तो एमिशन होगा, पेड़ वगैरह काटे जाएंगे, ये सब चीजें बहुत ज्यादा। 1972 में सबसे पहले क्लब ऑफ रोम की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट का नाम लिख लो, लिमिट्स टू ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको। लिमिट्स टू ग्रोथ करके एक किताब आई थी, अब पूछा जाता है लिमिट्स टू ग्रोथ किताब किस वर्ष आई थी, या फिर लिख देंगे लिमिट्स टू ग्रोथ वाज स्टार्टेड इन 1987, रादर इट वाज स्टार्टेड इन 1972। ये पूछा जाएगा ऑप्शन में कि लिमिट्स टू ग्रोथ किसने पब्लिश करी थी, तो किसने पब्लिश करी थी? क्लब ऑफ रोम ने। अब लिमिट्स टू ग्रोथ में क्या बोला था उन्होंने? बोला था कि ग्रोथ जो हो रही है ना, इसको भी एक लिमिट के तौर पर ही रोकना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा की तरह, एक लिमिट पे। अब लिमिट की क्या बात कर रहा है, क्या लिमिट का ये है कि जो भी ग्रोथ हो ना, इन्होंने सस्टेन डेवलपमेंट का बोला नहीं था। सबसे पहली बात है कि इन्होंने सस्टेन डेवलपमेंट के बारे में बोला नहीं था, बट ऐसा बोला था कि हमारी डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जो ओवरऑल कि आंख बंद करके डेवलपमेंट ना हो, बस इतना बोला था। अब हुआ क्या, इसके कुछ सालों बाद, इसको हटा, अच्छा प्रीवियस से नीचे कर दो, ठीक है। अब हुआ क्या, इसके कुछ सालों बाद 1987 में, ये ईयर याद रखना, 1987 में एक ब्रंटलैंड कमीशन है। क्या कमीशन है? ब्रंटलैंड कमीशन।
1987 में एक ब्रंटलैंड कमीशन है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी। 1987 में एक ब्रंटलैंड कमीशन है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी और उस रिपोर्ट में व्हाट वी कॉल्ड एज या उस रिपोर्ट में उन्होंने पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी थी। पूछोगे सर इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट होना, मतलब ऑब्वियसली बात है डेवलपमेंट होंगे, स्कूल कॉलेजेस बिल्डिंग्स वगैरह इंडस्ट्री सब बनेंगी, लेकिन वो जो डेवलपमेंट होना कि ऐसा ना हो कि सारे के सारे रिसोर्सेज हम खुद ही खत्म कर जाएं, सारे रिसोर्सेज हम खुद ही खत्म कर जाएं और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ ना छोड़े। डेवलपमेंट ऐसा भी हो कि हाँ अभी के लिए भी हम इस्तेमाल करें और थोड़ा सा फ्यूचर आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी हम क्या करें। तो इसका एक बार डेफिनेशन लिख दो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट sustainable development refers to the development taking into consideration the needs of the future generations, मतलब आगे आने वाली जनरेशन की नीड्स का ध्यान रखते हुए, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, taking into consideration needs of the future generation without compromising with the current growth, यानी कि अभी जो ग्रोथ हो रही है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किए बिना आगे वाली जनरेशंस का हम ध्यान रखें। ठीक है, तो ब्रंटलैंड कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी कि उन्होंने उसमें पहली बार सस्टेन डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी। ठीक है, अब धीरे धीरे जब इस सस्टेन डेवलपमेंट की बात हुई थी तो 1992 में पहली बार एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, व्हाट वी कॉल्ड एज एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पर पहली बार उन्होंने बोला था कि हाँ हमें कुछ इस तरीके का ध्यान रखना चाहिए अपनी सस्टेन डेवलपमेंट के लिए। 1992 के बाद फिर अलग अलग व्हाट वी कॉल्ड एज ऐसी अलग अलग मीटिंग हुई थी। तो 2015 और 2030 हमने कुछ टारगेट रखे थे। चलो इसको थोड़ा और पीछे लेके चलते हैं, पूछ रहे तो 2010 सॉरी सन 2000 से लेके सन 2015 तक, ईयर याद रखना, सन 2000 से लेके सन 2015 तक। सन 2000 को क्या कहते हैं? मिलेनियम ईयर, 100 साल पूरे जाते हैं मिलेनियम। ठीक है, तो हमने क्या निकाले थे? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल या फिर एमडीजी। अब जब 2015 में जब ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स खत्म हो गए, क्या हुआ? 2015 में जब ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एमडीजी खत्म हो गए तो हमने क्या किया? तो फिर हमने निकाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या निकाले? 2000 और इनका टारगेट है 2015 से 2030 तक। ये गोल्स खत्म हो गए, मतलब उनका टाइम खत्म हो गया था, ऑल्दो हमने अचीव किया नहीं किया, लेकिन उनका टाइमलाइन खत्म हो गया था कि 2015 तक अचीव करना है। वैसे ही फिर हमने नए गोल्स निकाले, इनका टारगेट रखा हमने 2030 तक हमें अचीव करना है। तो इनको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या बोलते हैं हम लोग इन्हें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब इसके अंदर कुछ फैक्ट याद रखना है। कितने गोल है इसके अंदर? 17 गोल्स है। हाउ मेनी गोल्स आर देयर? 17 गोल है। और टारगेट्स पूछे जाए तो मतलब एक गोल होता है ना, गोल के अंदर टारगेट्स होते हैं, 4-5 टारगेट होंगे। तो इसके अंदर टारगेट कितने हैं? 169 टारगेट। बहुत बेसिक सी चीजें याद रखने की जरूरत है। 17 गोल्स के मिला के। हाँ, 17 गोल के अंदर टोटल मिला के 169 टारगेट है। हो सकता है किसी में ज्यादा हो किसी में कम हो, बट टोटल जो है 169 टारगेट है। अब मैं कुछ याद रखूं किस तरीके से याद रखना है गोल्स पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में। मतलब जो टॉपिक बता रहा हूं यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। हो सकता है यूपीएससी में पूछा है। अब ये सब जो बातें हैं यूपीएससी में इतनी बेसिक है ना कि पूछ ही नहीं रही। मेंस एग्जाम में आपको कोई भी एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, कोई भी इकोनॉमी से क्वेश्चन आ जाए, तो आपको सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स चिपकाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आपको हेल्थ से रिलेटेड एसडीजी लगाना है। एजुकेशन से रिलेटेड एसडीजी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ, कंक्लूजन में एसडीजी उससे रिलेटेड लिखना पड़ेगा। या तो इंट्रोडक्शन लिख दो, कंक्लूजन लिख दो। कंक्लूजन लिखोगे ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अब इसमें आ जाते हैं अलग अलग एसडीजीज क्या होते हैं। एक टर्म होते हैं चीजों को याद करने की,
ठीक है, कैसे याद किया जाता है? तो आप इसको ऐसे याद रखो, फर्स्ट 1 इज सन, 1 से लेके 10 तक गिनती तो याद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो होता है। ठीक है, इसको ऐसे लिखो आप, 1 2 3 4 5 6, इसको याद रख लेते हैं। फिर आता है हमारा 7, फिर आता है हमारा 8, फिर आता है हमारा 9 और फिर आता है हमारा 10। याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, कोई भी चीज है ना, लिस्ट आपको याद रखनी है तो आपको सारी लिस्ट याद रखनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको तो नहीं भूलोगे। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1 का एक टर्म होती है होमोनिम, क्या बोलते हैं? होमोनिम क्या होता है? मिलते जुलते वर्ड। हिंदी में सीता गीता, राम श्याम, ये होमोनिम होते हैं। वैसे हिंदी में होता है, वैसे इंग्लिश में होते हैं, एक जैसे मिलते जुलते वर्ड। जैसे गीता बबीता, वो कौन सी पिक्चर थी? दंगल, गीता बबीता, और इस तरह बहुत सारे, राम सीता। ओके, जस्ट तो वैसे ही कुछ होमोनिम है, आपको उन होमोनिम्स को याद रखना। 1 इज सन, होमोनिम 1 सन, होमोनिम याद हो जाएगा। 2 इज शू, अब इसको ना थोड़ा याद में रख लो। सन का मतलब होता है सूरज, शू का मतलब होता है। 3 इज ट्री, ट्री मतलब पेड़। 4 इज बोर, बताओ बोर क्या होता है? बोर होता है जंगली सुअर। देखा है कभी जंगली सुअर मूवी में? टिमोन पुम्बा, कौन सा होता है? जंगल, जंगल वो कौन से, क्या है नाम भूल गया मैं उसमें। हाँ, 4 इज बोर, 5 इज हाइव। हाइव का मतलब क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू, मतलब एग्जाम में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आना, लेकिन आपको ना ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, नॉट जस्ट इन इकोनॉमी बट इन एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, 5 इज हाइव, हाइव का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी के छत्ते को हाइव बोलते हैं। 6 इज स्टिक, स्टिक का मतलब नॉर्मल डंडी। 7 इज हेवन, स्वर्ग। 8 इज गेट, गेट मतलब दरवाजा। 9 इज लाइन, लाइन मतलब लकीर, खींच देना। और 10 इज hen, hen बताओ क्या होती है? मुर्गी होती है, मुर्गा होता है? hen मुर्गी होती है, मुर्गी होती है। तो 1 is sun, 2 is shoe, 3 is tree, 4 is boat, 5 is hive, 6 is stick, 7 is heaven, 8 is gate, 9 is line, 10 is hen। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ना उस पर ध्यान याद रखना होता है ना। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, इसको ना स्टार मार्क कर लेना, मतलब ऐसा नहीं कि नॉट एजुकेशन, इसको ना बॉक्स में करके लिख देना, ज्यादा बेहतर। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे 10 होमोनिम हमने तैयार कर लिए। अब इसके बाद में थोड़ा सा आपको कहानी बनानी पड़ेगी, स्टोरी। आपको सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स याद रखना है। मैं 1 से लेकर 10 तक सस्टेन डेवलपमेंट गोल आपको याद कराने वाला हूँ, और थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अब जो भी मैं सस्टेन डेवलपमेंट गोल बताऊंगा तो उसमें ना जो स्टोरी है थोड़ा अपने घर के आसपास की रखना, इस ऐसी लोकेशन की रखना जो आपको याद। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ। तो लेट्स सपोज हम, मेरे को सस्टेन डेवलपमेंट गोल याद है, तो आज है संडे का दिन, मान लेते हैं संडे का दिन, चलो मंडे का दिन है, या जो संडे का दिन थोड़ा आसान रखता हूँ क्योंकि खाली खाली होता है ना, तो उसमें जब मैं कहानी बताऊंगा तो उसमें गाड़ी वगैरह ये सब चीजें नहीं आएंगी, तो आपको आसानी से चीजें याद होती जाएंगी कि संडे का दिन सुबह सुबह। मान लेते हैं संडे का दिन है, ठीक है, तो आप हाँ, आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, संडे का दिन है, संडे से आराम से लोग 8:30-9 बजे तक उठते हैं, ठीक है, 9 बजे तक सूरज एकदम टॉप पे आ गया है, ठीक है। अब 1 इज सन, 1 इज सन मतलब सूरज की रोशनी क्या पड़ रही है, घर के अंदर पड़ रही है, ठीक है, तो 1 इज सन मतलब सूरज की रोशनी घर के अंदर पड़ी, तो उसकी जो रोशनी है, ठीक है, उसकी जो रोशनी है आपके घर के अंदर पड़ी है, तो मतलब ऐसा, मतलब जस्ट मैंने कहानी की तरह बनाया है, तो अपने हिसाब से मतलब ऐसे ईगो मत देना, ठीक है, ठीक है, तो ऐसे घर के अंदर पड़ी, तो आपने कोई कपड़ा सुखा रखा था, तो कपड़े में ना छोटा सा कोई छेद बन रखा था,
ठीक है, मतलब ऐसे मान लेते हैं कोई छोटा है या कोई बड़ा, तो उसमें से वो सूरज की रोशनी पार होते हुए आपके कमरे तक आ गई। तो अब इसको मैं थोड़ा इमेजिन कर रहे हो, ऐसे ऐसे करके कुछ है, ठीक है, कि आपके घर में संडे का दिन मैंने इसीलिए चूज किया कि थोड़ा ये सब चीजें उसी दिन दिखती हैं, ठीक है। सूरज की रोशनी गई, वो कमरे उस छेद से पार होते बाहर जा रही। तो इस तरीके से वो जो कपड़े में छेद है, तो इसको किसका एग्जाम्पल मान सकते हैं कि ये किस चीज का एग्जाम्पल है? पॉवर्टी। तो हमेशा याद रखना वन इज सन, सन से मतलब याद रखना कि सूरज की रोशनी आई है, सूरज की रोशनी आई है मतलब कपड़े को पार करते हुए जा रही है। तो ये क्या हो गया हमारा? पॉवर्टी का एग्जाम्पल। अप टू दिस ठीक है। अब इसके बाद जब सूरज की रोशनी आई है तो आप उठ गए, अब तक तो सो रहे थे, सूरज की रोशनी, आप उठ गए, तो आप उठ के क्या करोगे? सबसे पहले उठ के मतलब ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले उठ के आप जाओगे बाहर। संडे का दिन आप देखो बाहर बच्चे खेलने क्या कर, तो आप गए घर की बैल्कनी के पास, घर की बैल्कनी के पास। जब आप अपने घर की बैल्कनी में देखे नीचे की तरफ, तो एक आदमी ऐसे, ठीक है, एक आदमी जा रहा था और थोड़ा ऐसे ऐसे करके चल रहा था। एक आदमी, यानी कि उसने जूतों में कुछ दबा रखा था। तो उसने जूतों में क्या दबा रखा था? मतलब इसको आप इस तरीके समझो, जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। एक्चुअली क्या है ना, मेरे को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो याद है, पर मैंने दो चीजें याद करी थी, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी याद रख रखे थे और शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखे। अब वहां पे स्टोरी में कंफ्यूजन हो रहा है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, चलो 1 मिनट देखता हूँ। ओके, यहाँ पर गड़बड़ कर दी। चलो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, पहला वाला तो याद रखना है कि वन इज सन। तो सन का मतलब कि सन का मतलब सूरज की रोशनी आ रही है कुछ ऐसे छेद से, इस तरीके से निकलती है। Okay. ठीक है, हाँ हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, अब दूर हो चुका है, अब इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, संडे का दिन है, सूरज अपने टॉप पे है, ठीक है, और सूरज की रोशनी आई और उसने एक कपड़ा था फटा हुआ और उसने आपकी आंखों में पड़ा और आपने कहा फटा हुआ कपड़ा है, तो मतलब पॉवर्टी मान लेते हैं, गरीबी है तभी तो फटा हुआ कपड़ा पहन में या लटका रखा है। फिर उसके बाद आप उठे, आप गए बैल्कनी में। बैल्कनी में जब आपने देखा तो एक आदमी जो था, एक आदमी जो था वो क्या कर रहा था? वो जा रहा था, मैं कह रहा था ना वो जूते हो, थोड़ा अब कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। वो आदमी जा रहा था तो उसने क्या है नीचे ब्रेड पकड़ी थी, एक ब्रेड या रोटी या कुछ ही समझ लो, तो ना उसको पैरों के नीचे कुचलते हुए जा रहा था। मतलब हो सकता है शायद उसने ध्यान नहीं दिया हो, बट इस तरीके से जा रहा था। तो ये क्या दिखाता है? और वहीं पास में एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था जो मतलब बहुत ही गरीब सा भूखा सा था, भीख मांग रहा था, ऐसे मान लेते। तो वो क्या दिखाता है कि ये सेकंड वाला सीन जो है कि वन इज सन टू इज शू से, टू इज शू से उसने शू का ही तो इस्तेमाल किया उसको दबाने के लिए, तो टू शू ये दिखाता है सॉरी हंगर। तो पहला एसडीजी हमारा किसकी बात करता है? पॉवर्टी को खत्म करना है। मतलब पहले ये वाली वन इज सन से मतलब पॉवर्टी याद आ गई, पॉवर्टी का मतलब खत्म करना है। टू इज शू, शू से हमें क्या याद आ रहा? टू इज शू से हमें याद आई हंगर। हंगर या फूड, मतलब फूड तरीके वेस्ट यूज हो रहा है, गरीब बच्चा बैठा हुआ है, तो हंगर को हमें क्या करना है? खत्म करना। फिर आता है हमारा थ्री इज ट्री। अब जैसे कि आपने ये सब देख लिया तो अब मैं कहा चलो ठीक है, अब थोड़ा नीचे घूम के ही आते हैं, मौसम सुहाना है। तो आप नीचे की तरफ गए, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, आप नीचे की तरफ गए घर पे और थोड़ा सा आप आगे चले, ठीक है। तो जब आप जा रहे थे तो वहीं पे पास में एक पार्क था, मान लेते हैं मतलब थोड़ा सा घर के सामने एक पार्क है, तो आप उस पार्क में गए। तो पार्क में ना एक पेड़ के नीचे एक अंकल जी बैठ के वो एकदम योगा प्राणायाम वगैरह कर रहे हैं और कपाल भाती वगैरह जो भी सब चीज कर रहे हैं। तो थ्री इज ट्री, थ्री इज ट्री, ट्री के नीचे एक अंकल जी बैठ के क्या कर रहे हैं? योगा प्राणायाम कपाल भाती कर रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं? अपने गुड हेल्थ एंड वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं।
तो तीसरा टारगेट क्या होता है हमारा, गुड एंड वेलबींग को हमें प्रमोट करना है। इसको ना साइड बाय साइड लिखते जाना। 1 का क्या है, वैसे इसको सबसे बेस्ट तरीका था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखते और उसके बगल में ऐसे लिख लेते। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये हो गया गुड एंड वेलबींग, गुड हेल्थ एंड वेलबींग हो गया, चलो ठीक है। अब आपने कहा चलो थोड़ा सा आगे और चलते हैं, मतलब थोड़ा सा समझ लो ना, कहानी की तरह ही थोड़ा सा है, तो एक बार कहानी में बहुत ज्यादा बेहतर है, ठीक है। थ्री हिस्ट्री हो गया। अब थोड़ा सा आप चले तो आपने क्या देखा कि वही स्कूल के पास में, अब जैसे स्कूल है तो मान लेते हैं वो एरिया थोड़ा सा वैसा है कि गरीब लोग थोड़ा मान लेते हैं, तो कुछ वैसे रहते हैं झुग्गी बस्ती टाइप, ठीक है। तो वहां पे ये है, तो एक छोटा सा बच्चा जो है वो एक क्या बोलते हैं लकड़ी के फट्टे पे बैठ के पढ़ रहा, ठीक है। तो 4 इज बोर। आप इसको मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे मान सकते हैं कि बोर का मतलब क्या होता है, जंगली सुअर। तो ऐसे माने एकदम वो बैठा हुआ था, जंगली सुअर आया, वो बैठ गया, सो रहा है, तो उसने जंगली सुअर के ऊपर वो लकड़ी का फट्टा रखा और आराम से बैठ के पढ़ रहा है। थोड़ा सा वियर्ड है बट मान लेते हैं कि इस तरीके से। तो 4 इज बोर। बोर क्या कर रहा है, एक तरीके से वो प्रोवाइड कर रहा है, स्पेस प्रोवाइड कर रहा है रखने के लिए। तो इट इज द 4, जो एसडीजी गोल 4 है उसका टारगेट क्या है, 4 इज बोर। बोर मतलब बच्चा पढ़ रहा है उस पर, तो एजुकेशन। तो हमारा एसडीजी 4 है वो क्या उसका क्या टारगेट होता है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। अब चलो ठीक है, पार्क में ही घूम रहे हैं तो छोटा सा बच्चा पढ़ रहा है, तो हमने थोड़ा सा और आगे गए, थोड़ा सा आगे गए तो एक मधुमक्खी का छत्ता दिखा, 5 इज हाइव। अब मधुमक्खी के छत्ते में आपको थोड़ा सा पता होगा कि वहां पे क्या होता है ना, एक जस्ट थोड़ा से जो व्हाट वी कॉल्ड एज हनी बी जो होती है, एक जो होती है क्वीन बी होती है, रानी बी जिसे कहते हैं, रानी मधुमक्खी, और बाकी उसके वर्कर्स होते हैं, वो सारे मेल होते हैं, बस एक वो फीमेल होती है, ठीक है। और उसकी रक्षा करते हुए सारे के सारे हनी को होते हैं। अगर आप रानी मधुमक्खी को मार दोगे तो बाकी जितने वो सब उड़ जाएंगे, ठीक है। इसको हम एक इन्वायरमेंट में एक टर्म बोलते हैं कि कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर यानी कॉलोनी में अगर आप किसी एक को मार दोगे, मतलब रानी को मार दोगे, तो पूरा पूरी मधुमक्खी के छत्ता। कभी आपने नोटिस किया होगा कि मधुमक्खी के छत्ते के पास या फिर कभी देखो एक साथ से बहुत सारी मधुमक्खी गिरी पड़ी है, कभी सुना होगा आपने इस चीज के बारे में। वो क्या होता है, क्योंकि रानी मधुमक्खी मर गई। अब इसको मतलब थोड़ा सा एनवायरमेंट का था, बस इसको समझिए इस तरीके से क्या हो रहा है कि मेल और फीमेल मिलकर काम कर रहे हैं। 5 इज हाइव, मेल और फीमेल मिलकर काम कर रहे हैं। सो व्हाट दिस शोज, जेंडर इक्वालिटी। तो हमारा जो एसडीजी 5 है वो किसके बारे में बात कर रहा है, जेंडर इक्वालिटी के बारे में। अब आ जाते हैं एसडीजी 6 की तरफ, ठीक है, सॉरी अब स्टिक की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे वो थोड़ा सा एरिया था, अब जिस पार्क से थोड़ा सा जा रहे हो, थोड़ा सा वैसा एरिया आ रहा है, गांव टाइप का वैसा एरिया, ठीक है। थोड़ा सा साइड में गए तो एक छोटा बच्चा है, वो डंडी लेके, वहां पे पानी है, थोड़ा सा पानी है, तो उसमें ठक 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 मार रहा है, वेव्स बन गए ना, ऐसे मान लेते हो करते हैं छोटे बच्चे, तो ऐसे ऐसे करके वेव्स बन गए। तो 6 इज स्टिक। स्टिक किस पे मार रहे हो, पानी पे मार रहे हैं। तो एसडीजी 6 किसकी बात करता है, वाटर सप्लाई की बात करता है। एसडीजी 6 किसकी बात करता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब क्लीन वाटर, मतलब वाटर भी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन प्रॉपर। फिर आता है हमारा एसडीजी 7, यानी कि 6 स्टिक आ गया, यहां तक पहुंच गए आप लोग। अब आता है 7 इज हेवन, ठीक है। अब जैसे आपने इधर गए तो हमने देखा तो थोड़ा सा आप सोचने लगे, ठीक है। जब आप सोचने लगे कि मतलब काफी लोगों ने वो चला रखा था, किसी ने एसी चला रखा है, किसी सर्दी चली एसी तो कौन चलाएगा, मतलब हीटर ऑन कर रखा है, अब भी सुबह इतनी हो गई फिर भी हीटर चला रखे, तो उन्होंने कहा कितनी बिजली खर्च होती होगी। तो आपने ऐसे मन में सोचा कि भाई वो जगह जहां पर अनइनफाइनाइट बिजली हो, कितनी बिजली चला, वो तो स्वर्ग होगा ना। तो 7 इज हेवन। हेवन से मतलब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। जो हमारा सेवेंथ व्हाट वी कॉल्ड एज सेवेंथ एसडीजी हमारा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि सबको अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड समझ लेना। और थोड़ा सा देखो कहानी को लिंक करना पड़ेगा। 6 स्टिक हो गया, 7 इज हेवन भी हो गया। अब आप थोड़ा सा गए तो अब एक गेट आपको सामने नजर आया। व्हाट डिड यू सी, यू सी अ गेट। इसको बोलते हैं 8 इज गेट। 8 इज गेट। अब गेट जो खुला है वो गेट किस चीज का है, अब मैंने आपको बोला संडे है तो संडे को तो स्कूल तो खुलेंगे नहीं,
लेकिन वहां पर कुछ फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, तो यानी कि वो जो गेट खुल रहा है तो मतलब बहुत सारे वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो एसडीजी 8 इज गेट, यानी कि ये दिखाता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी संडे को भी चल रही है। अभी इसको एक बार सुन लो, फिर मैं एक बार इकट्ठा पूछूंगा कि एसडीजी 6 क्या, 5 क्या, 4 क्या, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा साइड में गए, थोड़ा सा आगे गए, तो वहां पे हमारा जो नेक्स्ट एसडीजी आता है 9 इज लाइन। लाइन मतलब, ठीक है। अब जब आपने देखा कि वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई है, तो आप थोड़ा सा ये चीज देखोगे कि वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज लाइन से, समझे, 8 इज गेट, 9 इज लाइन, लाइन से इंडस्ट्रीज लगी हुई है। तो जो हमारा 9th होता है कि वो जो हमारा 9th एसडीजी है वो बात करता है इंडस्ट्री इनोवेशन की, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की, मतलब लाइन से इंडस्ट्री लगी है, कोई बड़ी है कोई छोटी है, तो इस तरीके से वहां पे काम चल रहा है। अब गए एसडीजी, अब आए 10 इज हेन। अब जब थोड़ा सा आप आ गए हैं तो वहां पे ना थोड़ा वैसा एरिया, वहां पे मुर्गी वगैरह पाली जाती है, तो एक मुर्गी का बड़ा आपने देखा होगा। तो मुर्गियां क्या होती है ना कि आप उन्हें छोड़ दोगे तो आगे पीछे इधर उधर कहीं भी भागेंगे, ठीक है। तो आपने कहा 10 इज हेन, तो हेन क्या मतलब मुर्गियां आप इधर उधर भाग गई, ठीक है। कोई मुर्गी या मुर्गा है, मतलब मुर्गे को तो तुम काट के बनाते हैं, लेकिन मुर्गी को इस तरीके से। तो यहाँ पर आ जाता है इनइक्वालिटी, क्या आ जाता है हमारा, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, यानी कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। ये हो गए हमारे 10 एसडीजी। अब इसके बाद 7 और बचेंगे, पहले इतना समझ लो, इतना समझ लो, कोई डाउट तो नहीं। एसडीजी 5 किससे रिलेटेड है, कभी भी आए ना तो ऐसे मत सोचना कि कहानी मत बनाना। 5 इज हाई, मतलब मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी के छत्ता में क्या हमें दर्शा रहा था, जेंडर इक्वालिटी। 7 इज हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग, स्वर्ग हमें क्या दर्शा रहा था, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। 5 इज हाई, सॉरी 5 इज हो गया। 4 इज बोर्ड, education, quality education. बोर्ड मतलब एक तरीके से वस्तु, ठीक है। 2 इज शू, To issue of food, फूड वगैरह की वेस्टेज कर रहा था। 1 इज सन, poverty, कपड़ा फटा हुआ था, ठीक है। 9 इज लाइन, industrial investment. अब तक समझ में आ गया। अब इसको अब ज्यादा कुछ नहीं करना, अब जैसे लिस्ट 10 तक आपको लिस्ट याद हो जाएगी। अब 10 के बाद क्या होता है ना, दोबारा से लिस्ट शुरू करेंगे, फिर से 1, फिर से 2, फिर से 3, फिर से 4, फिर से 5। मान लेते हैं इतना सब देखने के बाद अब फिर से घर चले गए या फिर वहीं पे रहेंगे, ठीक है। मान लेते हैं अभी कहाँ पे हैं आप, पोजीशन वाइज, Inequality. हाँ, मतलब हेन वगैरह का बाड़ा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग फिर से 1 इज सन पे, अब आ जाते हैं 1 इज सन पे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया था, तो यहाँ पर क्या है, हमारा इंडस्ट्रीज लगी हुई है बहुत सारी, बीच में थोड़ा बहुत मुर्गी का बाड़े तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी हुई है। थोड़ा सा आप गए ना, अब जैसे इधर बोटानिकल गार्डन वगैरह जाओगे नोएडा में, तो क्या मतलब अलग अलग तरीके से कंपनीज वगैरह बना रखी है। तो थोड़ा सा आप जाओगे तो वहां पे ना सस्टेनेबल सिटीज बना रखी, क्या बना रखी है, सस्टेनेबल सिटीज, यानी कि पानी की टंकी भर गई है, कृपया बंद कर दीजिए, ठीक है, यानी कि पानी वेस्ट ना हो, ठीक है। और कहाँ पे कितना चीज बनानी है, कहाँ पे कितना पार्क को कितना रखना है, कितनी कहाँ पे गाड़ी पार्क करनी है, कौन सा एमिशन वगैरह लगाना है, तो ये थोड़ा एक तरीके से मान देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी टाइप बना रखे हैं उन्होंने, सस्टेनेबल सिटी। तो हमारा जो एसडीजी 11 है, 1 इज सन। अब इसको थोड़ा ऐसे समझो, ठीक है, थोड़ा सा आप गए तो एक बार फिर से धूप आई। अभी जब एसडीजी 10 हो गया ना, जब थोड़ा सा गए थे तो धूप आई और उनकी बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं उनकी शीशों पर धूप पड़ी और वो सीधा आपकी आंखों में पड़ी, अंडरस्टैंड कर पाए। तो 1 इज सन फिर से, तो वो जो धूप पड़ी वो किस पे पड़ी है, वो पड़ी है सस्टेनेबल सिटीज पे, अंडरस्टूड, ठीक है। तो हमारा एसडीजी 11 आता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। अब फिर आता है हमारा 2 इशू, 2 इशू मतलब अप टू दिस कोई डाउट नहीं। फिर आता है 2 इशू, फिर से एक आदमी, फिर से कोई मतलब बेवकूफ आदमी, फिर से वो खाने को क्या कर रहा है, पैरों के नीचे कुचल रहा है। तो यहाँ पर पहले जो एसडीजी 2 इशू था वो क्या था, हंगर को खत्म करना है। अब यहाँ पर क्या है कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन को प्रमोट करना है। मतलब पहले तो क्या था, उसने जबरदस्ती खाने को दबा रहा था, अब क्या थोड़ा सा खाया और फिर फेंक दिया, 2 इशू अपने पैरों के नीचे दब गया। तो यानी कि उसने रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम नहीं किया, या तो भाई उतना खाओ, उतना ही लो जितना खाना है, फालतू में उतना खाओगे वेस्ट करोगे। तो 2 इशू मतलब रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। फिर थोड़ा सा आप आगे गए, फिर देखा आपको ट्री, 3 इज ट्री, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या होगा, ट्री के नीचे बैठ के कुछ लोग क्लाइमेट एक्टिविस्ट तख्ती वगैरह लेके कि क्लाइमेट बचाओ क्लाइमेट बचाओ क्लाइमेट बचाओ, पेड़ के नीचे पेड़ बचाओ, तो यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट एक्शन को लेके काम कर रहे हैं। तो 3 हाँ एसडीजी क्लाइमेट एक्शन बोल दो ज्यादा बेहतर है, Climate action. ठीक है। तो 13 इज क्लाइमेट एक्शन। फिर उसके बाद गए 4 इज बोर। अब थोड़ा सा है, अब जैसे अब तक तो वो बोर बैठ के व्हाट वी कॉल्ड एज पढ़ने के लिए जगह है, अब वो बोर आया और होता जंगली से बोरिए, तो वो पानी के अंदर चला गया, कीचड़ मान लो या पानी, तो इसको बोलते हैं, लेकिन पानी के अंदर है लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं, वो जी रहा है, तो इसको बोलते हैं लाइफ बिलो वाटर। एसडीजी 14 किसके बारे में बात करता है, एसडीजी 14 बात करता है लाइफ बिलो वाटर की तरफ। फिर थोड़ा सा आप गए, फिर आया 5 इज हाइव, ठीक है, 5 इज हाइव। अब इस वाली हाइव को जेंडर इक्वालिटी की तरह नहीं समझना है। अभी तो आपने एक बोर को देखा था पानी के नीचे रह रहा है, फिर आपने हाइव देखी, इस बार हाइव देख के आपने जेंडर इक्वालिटी के बारे में सोचा। अभी आपने सोचा एक आदमी पानी के नीचे रह रहा है, एक आदमी पानी के, कि मधुमक्खी पानी के नीचे रह सकती है, नहीं रह सकते। दिस इज लाइफ ऑन लैंड। एसडीजी 15 इज रिलेटेड टू लाइफ ऑन लैंड। फिर आता है हमारा एसडीजी 16, यानी कि 6 इज स्टिक। Stick. बेसिकली क्या, पुलिस वाले खड़े डंडे लेके, ये भाई मान जाओ प्यार से, आप हमारी बात मान लो, हाँ, कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि आराम से, इसको ऐसे समझो, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, शांति भी रखनी है और जस्टिस को प्रमोट करना है। तो इस बार वो जो स्टिक है वो किसी बच्चे के हाथ में नहीं जो पानी में छप छप कर रहा है, इस बार जो है वो पुलिस वाले के हाथ में। Peace and strong. स्ट्रॉन्ग पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। फिर आता है 7 इज हेवन, फिर से हेवन। अब आपने सोचा, पहले आपने सोचा था हेवन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हो। जब आपने ये देखा ना पुलिस वाला पीट रहा है इस तरीके से पीट रहा है, तो आपने सोचा कि अगर सब लोग मिलकर रहें, यूनिट पार्टनरशिप के साथ मिलकर रहें और ओवरऑल वैसे काम करें तो कितना बढ़िया रहेगा। तो एसडीजी 17 इज रिलेटेड टू पार्टनरशिप फॉर द कंप्लीशन ऑफ द गोल्स, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ओके, अप टू दिस इज डन, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो इसे, क्योंकि मैं दोबारा पूछूंगा। 1 इज, 2 इज शू। आप कहानी मत बनाओ, एक बार जो शुरू करी ना उसको बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कहानी बन जाए। इसका कहानी बनाने का तरीका बताता हूँ। अपने घर से निकलो, कोई भी एक ऐसी लोकेशन जो आपको याद हो, तो उसके साथ चीजों को लिंक करते जाओ, लिंक करते जाओ, लिंक करते जाओ। अब जैसे कभी आप जाओगे और घर के रास्ते में, तो आप अच्छा यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे ये चीज हो रही है, 4 इज बोर, 5 इज हाइव, 6 इज स्टिक, 7 इज हेवन। लेट्स सपोज बोर नहीं है, तो कोई कुत्ता बैठा हुआ है, उसको मान लो बोर है, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, कि या फिर उसके आसपास कोई बच्चा पढ़ रहा है। तो इस तरीके से बनाओ, एक बार, 2 बार, 3 बार। इसको हम बोलते हैं मेमोरी पैलेस। जो हमने ये जो 1 से लेकर 10 तक बनाया, इसको हम बोलते हैं निमोनिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग इन्हें, निमोनिक्स। और जो हमने लिंक की है चीजें अपने घर के पास, इसको हम बोलते हैं मेमोरी पैलेस। वैसे मेमोरी पैलेस मैंने आपको बताया नहीं, बहुत तगड़ा होता है मेमोरी पैलेस। पैलेस मतलब होता है महल। आप अगर आप इसको बनाओगे, मैं लिटरली इस तरीके से चीज समझा सकूंगा, आप सिर्फ अपने घर को, सिर्फ अपने घर की कौन सी चीज कहाँ पर लोकेटेड है, नमक कहाँ पर है, चीनी कहाँ पर है, दाल कहाँ पर है, आपके कपड़े कहाँ पर है, कहाँ पर आपको बाथरूम है, कहाँ पर व्हाट वी कॉल्ड एज बेड है, कहाँ पे क्या चीज है, सिर्फ इस चीज को अगर आपने याद कर दिया, लिटरली कुछ भी याद कर सकते हो। सबको याद है, आंख बंद करके भेजूंगा फिर भी आप पहुंच जाओगे, मतलब इतनी कोई दिक्कत बात है। सिर्फ इसका इस्तेमाल करके जो आप चीजें याद करते हो, इसको बोलते हैं मेमोरी पैलेस, निमोनिक्स, मेमोरी पैलेस। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट। एक नॉर्मल एसएससी एस्पिरेंट की अगर मैं बात करूं, तो उससे ये सब चीजें एक्सपेक्ट नहीं की जाती। भाई उसको मैथ्स भी करनी है, रीजनिंग भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है, ये सब जरूरी नहीं है उसके लिए, इतना रट्टा नहीं मारना है। लेकिन जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, आपको बहुत सारी चीजें याद होनी चाहिए। आपको सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स याद होने चाहिए, मैं कुछ शेड्यूल्स पूछूंगा, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सब याद होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको निमोनिक्स याद रखने पड़ेंगे, उसको आपको मेमोरी पैलेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये वाला जो निमोनिक है ये सबसे बेस्ट है। 1 से लेकर 10 तक कोई भी लिस्ट आप याद रखिए, कोई भी लिस्ट, 15, 20, 25, जितना आगे तक ले जाना चाहे उतना आगे तक ले जा सकते हैं। लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा 15-20 तक ही करो, बस इससे ज्यादा मत करो। मतलब और इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, 20 तक लिस्ट याद रखो बस बहुत है। करने को और कर सकते हो, वरना फिर कंफ्यूजन होनी स्टार्ट होगी 20 के बाद। 20 के बाद फिर आप सन को कहा ले जाओ, कौन से वाले सन की बात करें, कौन से वाले शुभ। तो दिस लिस्ट वर्क्स बेस्ट टिल 20।
और 10 तक तो पक्का, 10 तक तो सबसे बेस्ट है, लेकिन 20 तक भी काम कर सकते हैं। अप टू दिस इज क्लियर। अब मैं क्लास में कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है मैं आपको पढ़ा दिया और अभी से पूछूंगा, जो मन में आ रहा तब पूछूंगा, बस इतना याद है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैं बोलूँ 6, तो 6 इज स्टिक। स्टिक मतलब बच्चा, बच्चे के हाथ में डंडा था, पानी में मारा था, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 16, 16 में बोलूँ 6 इज स्टिक। अब मैंने बोला था एक बच्चा पानी में डंडा मारा था, दूसरा स्टिक क्या था, पुलिस वाले के हाथ में, पीस जस्टिस फूड रेगुलेशन जस्टिस। इस तरीके से याद रखना, बहुत ज्यादा आसान है। आज मैंने क्लास में पढ़ाया, कभी भूलोगे नहीं, लिखित में गारंटी दे रहा हूँ इस चीज। बस इतना काम क्या करना, अपने घर के पास जाते हुए, जैसे कभी रोड पे जा रहे हो, रास्ते पे मतलब ऐसा रास्ता चुनना जो आपको याद हो। ऐसा नहीं कि यहाँ से इधर जा रहे हो, आज यहाँ से, जो अपने घर के एकदम पास में हो कि हाँ भाई इसी रूट पे बार बार जाना, तो वहां पे चीजों को लिंक करते जाओ। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन आपको एकदम माइंड में याद हो जाएगा, बुढ़ापे तक याद रहेगा, ठीक है। अब अपने बच्चों को समझा सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक, ठीक है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, मतलब कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जो पूछे गए। अब इस क्वेश्चन का जवाब देना। अब ऐसे मत कहना सर आपने तो ये पढ़ाया नहीं, नोट करना। हाँ वो क्वेश्चन है, डिक्रीज इन, एक्चुअली होता क्या है ना कि वो बच्चे जो होते हैं ना, जैसे बच्चे पढ़ाते हैं तो बच्चे पूछते नहीं है सवाल, तो सर आप पढ़ा दो, मैंने पढ़ा दिया। सर पूछो ना सर याद कैसे रखा जाए चीजें, हमने जो पढ़ा है उसको कैसे याद रखा जाए। ऐसे ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स है, बट मैं एक चीज खुद बताता हूँ पर्सनल, उससे बहुत ज्यादा ट्रिक्स के चक्कर में, ये बेसिक्स है, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए आपको, इसको किस तरीके से यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। अभी तो आपको लग रहा हो कि हाँ सर तो मजाक है, क्या है, इसको याद करना है। प्रीलिम्स एग्जाम में जब पेपर दोगे ना आप, जब वो आप पूछा जाए, जब वहां पे लिखा होगा ना SDG 6 रिलेटेड टू व्हाट यू कॉल्ड एज हेल्दी एयर या फिर कुछ इस तरीके से लिखा होगा, तो आपके दिमाग में जो प्रेशर पड़ेगा, उसको याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद होगा बट वो चीज उस टाइम स्ट्राइक नहीं करेगी, और उसके चक्कर में आप 5 मिनट वेस्ट कर दोगे, रादर जो इजी क्वेश्चन है उस पर फोकस नहीं करोगे। और तब आपको ये लिस्ट याद होगा, 6 स्टिक, स्टिक मतलब पानी से, वाटर की बात है, और वहां पे एयर लिख रखा है, तुरंत का जो उस समय हेल्प में लेगी ना, पूछो मत। और इसको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी से नहीं, इसको आप ज्योग्राफी से, हिल से, मतलब ज्योग्राफी में तो कोई ऐसी लिस्ट है नहीं वैसे पैसे, बट इकोनॉमी होगी, पॉलिटी से पूछ सकते हैं, हिस्ट्री वगैरह, इसमें कौन सी चीज है, हिस्ट्री में आप बता सकते हैं कौन सा ईयर किस हुआ था, मैं इसको भी याद करा सकता हूँ, बट अभी तो हिस्ट्री, ठीक है। डिक्रीज इन द टैक्स टू, एकदम लॉजिकली सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। डिक्रीज इन द टैक्स टू GDP रेशियो indicates, decrease in the tax to GDP ratio indicates, तो आपके पास 2 स्टेटमेंट है। सबसे पहली स्टेटमेंट हमारी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, decrease in the tax to GDP ratio indicates first slow economic growth, less equitable distribution at home, which of the following statements are correct, which of the following statements are correct। तो आपके ऑप्शंस हैं A, B, C, D, only one, only two, both या none। बताओ इसका आंसर क्या होगा, टेक योर टाइम। क्वेश्चन को एक बार समझा दो, कोई डाउट हो तो बताओ। None? क्वेश्चन में कोई डाउट है तो
एक अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो समझा दो एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो, यानी कि जितना टैक्स हम अपना रहे हैं, वो जितना टैक्स हमारे पास आ रहा है और जो हमारी जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो डिक्रीज हो रहा है। अंडरस्टूड? जितना टैक्स हमारे पास आ रहा है और डिवाइडेड बाय जितनी हमारी जीडीपी है वो रेशियो डिक्रीज हो रहा है। जीडीपी का रेशियो डिक्रीज हो रहा है। अभी मैं जब आंसर बात करेंगे तब इस बात करेंगे, ठीक है? ये चीज हो रही है। तो इससे है ना दो चीजें इंडिकेट हो रही है, मतलब ये ऐसा बोल रहा है। पहली चीज बोल रहा है कि ये इंडिकेट करता है हमारी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरी चीज ये हमारी इंडिकेट करता है लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हाँ, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एट होम मतलब इनकम जो है वो उसका लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है? नाउ ये हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट कहीं सही है? क्या सिर्फ पहली सही है, क्या सिर्फ दूसरी सही है, क्या दोनों सही है, क्या कोई भी नहीं सही? लॉजिकल सी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग मैंने चीज बताई है इसमें या फिर जो मैंने नहीं बताई है। ओके, आपके हिसाब से इसका आंसर है नन। अब इसको थोड़ा इस तरीके से देखते हैं। टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड, लॉजिकल से यही तो होगा, टैक्स कलेक्टेड डिवाइडेड बाय द जीडीपी ऑफ द कंट्री। अब ये क्या कह रहा है हमसे कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन कर रहा है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो कब डिक्लाइन करेगा? आप ध्यान दो यहां पर। टैक्स टू जीडीपी रेशियो कब डिक्लाइन करेगा? जब ये जो है बढ़ जाए, कम हो जाए। अगर जीडीपी कम होगी यहां पर, अगर हमें ये रेशियो को हमें क्या करना है? डिक्लाइन करना है, कम करना है। टैक्स कलेक्टेड डिवाइडेड बाय जीडीपी ऑफ कंट्री। अगर हम इसे बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो क्या अगर हम इसे बढ़ाएंगे तो रेशियो कम होगा, ज्यादा होगा? और अगर हम इसको कम करेंगे तो यानी कि जीडीपी, अब लॉजिकल सी बात है, यानी कि अगर हम लोग जीडीपी को बढ़ा रहे हैं तो रेशियो कम हो रहा है, और जीडीपी को अगर हम कम कर रहे हैं तो रेशियो। तो यानी कि हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही थी? डिक्रीज इन द टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिकेट, यानी कि टैक्स टू रेशियो जो जीडीपी है वो क्या इंडिकेट करती है? यानी कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो रही है। कम हो रही है मतलब जीडीपी, और जीडीपी बढ़ रही है तो मतलब, जस्ट वन सेकेंड, जीडीपी बढ़ रही है तो मतलब स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी या हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है? दूसरा, अब ये वाली पॉइंट है, टैक्स कलेक्टेड। अगर टैक्स कलेक्टेड कम होगा, तभी तो हमारा रेशियो कम होगा। अगर टैक्स कलेक्टेड ज्यादा होगा तो हमारा रेशियो बढ़ेगा। अब इधर आ जाते हैं, लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एट होम। भले ही हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, भले ही हमारा कम हो रहा है ना, भले ही हमारा टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है, लेकिन हम इससे ये नहीं बता सकते कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इक्वल है कि नहीं। हो सकता है ना कि टैक्स तो बढ़े, ज्यादा बढ़े, लेकिन सबके पास इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पर कैपिटा इनकम से रेट। तो इसका आंसर था नन। कॉन्फिडेंटली मानना था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर, कुछ क्वेश्चन है, मतलब ऐसे लिखवा देता हूं। मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर, अब मैं ऑप्शन दूंगा। मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। एक सेकेंड, अब यहां पर हम देते हैं फर्स्ट इज, अभी मैं ऑप्शन दिए नहीं, अभी मैं सिर्फ कंपोनेंट्स लिख रहा हूँ। हमारा हाँ 1 2 3 4 स्टेटमेंट टाइप समझ लो, स्टेटमेंट कंपोनेंट एक ही बात है। ह्यूमन डेवलपमेंट, अभी मैं ऑप्शन दूंगा अभी। पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी,
अब आ जाते हैं हमारे ऑप्शन, मतलब ऑप्शंस में ये पूछ रहा है करेक्ट क्या है। तो एक और चीज होती है, वो एग्जाम में यहाँ पे करेक्ट की जगह सॉरी, एग्जाम में वो करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पूछेगा, यहाँ पे करेक्ट जगह इनकरेक्ट लिख रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, बच्चे करेक्ट के इनकरेक्ट नहीं पढ़ते या नॉट नहीं पढ़ते, तो उससे भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखना है इन सब चीजें, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओनली 1, 2 and 4, 2, 1। बताओ क्या होगा इसका आंसर। ठीक है। नहीं मैं इसको पूछ रही थी क्या 2, 3 and 4। 2 3 मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे कंपोनेंट्स है हमारे पास जीडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पर कैपिटा, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा, अप्रोप्रिएट होगा हमारा 2, 3, 4। ओनली 1, जीडीपी तो सिर्फ हो नहीं सकता। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, 2 और 4 हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं। तो इस पे हम यहाँ पे डाउट लगा देते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, एचडीआई और जीडीपी, ये नहीं हो सकता, अभी हमारा इस पे डाउट है। चौथे ऑप्शन पे कह रहा है, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहा है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की बात कर रहा है, पर कैपिटा, यानी कि ये आंसर इसका ये है। दिक्कत क्या होती है, एग्जाम में आप जाओगे ना तो आप देखोगे 2 and 4, अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट पर कैपिटा, सीधा इसको मारोगे, खत्म, ना ऑप्शन 3 पढ़ना है ना ऑप्शन 4 पढ़ना है। बच्चों के प्रीलिम्स में नंबर कटते ना इसीलिए कटते हैं, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी ऑप्शन। सबसे पहले चारों के चारों ऑप्शंस को पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले ये पढ़ो कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, पहली चीज। ओके, आपको समझ में आएगी करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। फिर उसके बाद देखो कि ऑप्शंस क्या दिए। ये इनकरेक्ट होगा तो ओनली 1। इनकरेक्ट, अगर इसमें करेक्ट इनकरेक्ट होता तो इसका आंसर 1 होता। और दूसरा, ऑप्शन सारे पढ़ने। कभी भी आपको कितना भी, एक और फंडा बताता हूँ, कभी भी एग्जाम में आपको कितना भी इजी क्वेश्चन आ जाए, सर मैं तो आप इसको अभी रात को ही पढ़ा था और एग्जाम में मैं तो इसके, ना ना ना, क्वेश्चन मैंने सबसे पहले चारों ऑप्शन, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, चारों ऑप्शंस को पढ़ो, उसके बाद फिर टिक करो। दिक्कत ये होती है पेपर देता है यार, पेपर तो बहुत आसान था, जब आंसर क्या आते हैं मैच करते हैं, यार ये 4 क्वेश्चन इजी गलत, इजी क्वेश्चन गलत हो गए। देखो जब तक आप कट ऑफ की लिस्ट में नहीं हो तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जब आप कट ऑफ की रेंज में आ जाते हैं ना तब फर्क पड़ता है एक एक नंबर का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, लेट्स सपोज एग्जाम की कट ऑफ जाती है 100 नंबर, ठीक है, 100 नंबर कट ऑफ जाती है एग्जाम की, ठीक है। ज्यादातर बच्चे किस रेंज में होते हैं, 95 to 105, 95 से 100 के बीच में होंगे मैक्सिमम, 5 नंबर कम 5 नंबर ज्यादा, इसी रेंज में होते हैं। 90%, मतलब जिन लोगों का सिलेक्शन होना होता है ना वो 90% इसी रेंज में होते हैं, 5 नंबर प्लस माइनस 5 की रेंज क्या रहती है, प्लस माइनस 5 की रेंज होती है मैक्सिमम बच्चों की, इस रेंज में लाई करते हैं। जिनका अब किसी के 80 नंबर आ रहे हैं, और कहेगा मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए, फर्क नहीं पड़ रहा, 2 क्वेश्चन कर भी लोगे तो 82 हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन अब ध्यान दो, अगर किसी के 94 नंबर आ रहे, या माने 94 भी नहीं होगा पक्का, अगर किसी के 96 नंबर आ रहे, और ये नहीं यार 2 क्वेश्चन इजी गलत हो गए, तो अगर उसके वो 2 क्वेश्चन गलत ना होते तो 100 क्वेश्चन आराम से पहुंच जाता। वहीं अगर किसी के 102 नंबर आ रहे, और क्या कि वो 2 टफ क्वेश्चन थे वो उसके सही हो गए, ऑल्दो उसका नहीं होना था लेकिन 2 क्वेश्चन सही होने की वजह से उसका हो गया, तो यहाँ पे गेम आ जाता है। लेकिन ये सब गेम तभी शुरू होगा जब आप पहले कट ऑफ की रेंज में पहुंचोगे। और कट ऑफ की रेंज में पहुंचने का स्ट्रैटेजी क्या है, अभी शायद हमने थोड़ी क्लास शुरू होने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो मैं वेट इसलिए कर रहा था कि एक फ्लो बन जाए तो ज्यादा बेहतर समझा सकते। क्वेश्चन क्या था कि मतलब वो वाला था, कौन सा बेटर है आपके उसके लिए। अभी जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा था क्लास में, नहीं आपने जो पूछा था कि मेरे को तैयारी करनी है 2026 में हाँ, क्या, मैंने तो उसके लिए क्या क्वेश्चन था आपका, कि मतलब ये एग्जाम आ रहा है 26 वाला है, ओके। तो मतलब मैं क्या चीज, मतलब टाइम ऐसे जा रहा है तो हाथ से देख। देखो मैं बताता हूँ, मेंस एग्जाम में ना, अगर आप यूपीएससी मेंस एग्जाम की बात करोगे तो
एक ऐसे आता है GS1, मतलब इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, HNG लिखा हूं मैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। GS2 आ जाता है, GS2 में हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस आ जाता है, लक्ष्मीकांत। GS3, और इसमें एक IR भी आ जाता है, बट वो IR प्लेयर्स में पूछ लेते हैं। GS3 इकोनॉमी, एनवायरमेंट, सस्टेन डेवलपमेंट, ये सब चीजें। सस्टेन डेवलपमेंट इसमें भी आता है। GS4 आ जाता है हमारा पूरा पूरा एथिक्स। ऑप्शन की बात ही नहीं करते, ऑप्शन का तो कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, मतलब प्रीलिम्स में ऐसे कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम ऐसे को हटा दें, ऐसे की हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं है, एथिक्स की हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में नहीं आएगा। तो 15 नवंबर तक आप अपना एथिक्स और ऐसे कवर कर सकते हो तो कर लो। 15 या 20 नवंबर तक का टारगेट दे लो। 15 या 20 नवंबर तक अपना एथिक्स और ऐसे कोई पोर्शन बचा हुआ है, एथिक्स का कोई सिलेबस का कोई पोर्शन है तो उसको कंप्लीट करो और मार्केट से बुक कर लेंगे 15-20 नवंबर तक, या 1 दिसंबर मैक्सिमम। मतलब इस पूरे महीने में। हाँ, मतलब 1 दिसंबर, मतलब दिसंबर शुरू होने से पहले पहले इसको खत्म करो। दिसंबर के बाद कि आपको क्या करना है, आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, ऐसे के बारे में नहीं सोचना है कि सर ऐसे मतलब इस बार 100 नंबर आए थे, किसी के 95 नंबर आए थे, किसी के 80 नंबर आए थे। अरे भाई नहीं सोच, फ्री हो जाएगा उसके बाद देखिए, ठीक है। दूसरा, एथिक्स के बारे में मत सोचना। काफी बच्चे होंगे सर एथिक्स के लिए ये बुक करने का, एथिक्स के लिए वो बुक करने का, अभी मत सोच। दिसंबर आ गया, सिर्फ और सिर्फ प्लस। अब आता है, अब मैंने बोला था ना प्रिपरेशन मेंस पर्सपेक्टिव से रखनी है। मेंस पर्सपेक्टिव से मेरा मतलब है कि अपना अपना जो है GS1 बहुत मजबूत करो। GS1 मजबूत करोगे तो मेंस में काम आएगा। मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। प्रीलिम्स का बस थोड़ा सा देखना है कि किस तरीके से ऑप्शन बनाए जाते हैं, किस तरीके से, बस ये इतना ही काम होता है प्रीलिम्स का, ज्यादा कुछ नहीं होता। पढ़ना मेंस के पर्सपेक्टिव से ही है। GS2 पॉलिटी, गवर्नेंस, सिलेक्शन का आता है। GS, यानी कि ये 3 टॉपिक, GS1 GS2 3 पेपर, इन 3 पेपरों को बहुत अच्छे से तैयारी करो। अब ये 3 पेपर अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे ना, तो आपने प्रीलिम्स एग्जाम दिया, आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो गया, तो आपको GS1 GS2 GS3 इन तीनों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। आप टेस्ट हो गया, आपके नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे, झूठी बात नहीं। अब जैसे मेंस एग्जाम, जब प्रीलिम्स एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा तो मेंस एग्जाम को टेस्ट होगा, आप GS1 के टेस्ट होगे, तो आपका बिना कोई ज्यादा प्रैक्टिस किए, बिना कोई ज्यादा, बस नॉर्मल आंसर लिखें। GS1 फैक्चुअल पेपर होता है, जितना फैक्ट डालोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, तो आपको अपने आप ही 87 90 95 अच्छे स्कोर है। और मतलब रियल एग्जाम में 10 15 20 नंबर बढ़ जाते हैं कि 102 103 अच्छा स्कोर है कि इतने नंबर आपके आ रहे हैं बिना एफर्ट किए। आपने तैयारी नहीं करी, आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस किया। सेम GS2 सेम GS3। GS3 मतलब वैसे 100 नंबर बहुत मुश्किल काम है, 100 नंबर भी नहीं आ रहे किसी के, स्कोर आ ही नहीं रहा GS3 में, पिछले 2-3 साल का मैं बता रहा हूँ। GS2 में हाँ ये है कि 120 130 135 तक पहुंचा है, 135 तक भी लोग लाए आराम से, 135 140 कब। हाँ, ये GS2 वाले पेपर, इन दोनों में क्या है गेम है, वही फैक्ट वाला गेम है। आपको कौन सा आर्टिकल पता है, आप किस कमिटी का नाम पता है, ये सब प्रीलिम्स में पूछा जाता है। यानी कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर आप पढ़ोगे तो आपको GS1 2 3 ये 3 पोर्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। लेकिन वहीं आप एथिक्स पढ़ोगे, ऐसे पढ़ने पर लग जाओगे दिसंबर के बाद, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब बिल्कुल भी फायदा नहीं करने वाला प्रीलिम्स में, नो यूज एट ऑल। GS1 2 3 ये 3 काम करेंगे, ये चीज हो गई। अब उसके बाद ना कुछ टॉपिक्स होते हैं प्रीलिम्स में जो पूछे जाते हैं, जब प्रीलिम्स एग्जाम थोड़ा करीब आएगा तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। कुछ टॉपिक्स है जहां पे ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा नहीं, ऐसे 10-15 टॉपिक है, बस उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाँ ये चीज पूछी जा रही है, तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर। हो सकता है शायद मेंस में वहां से क्वेश्चन आए, लेकिन प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछने जाएंगे, तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक थोड़ी सी प्रिपरेशन बढ़ा देने जैसे जैसे प्रीलिम्स कवर आए। लेकिन दिसंबर के बाद ऐसे, एथिक्स और ऑप्शनल, ऑप्शनल भी करना तो उसको भी छोड़ देना, मैं उसको बताना भूल गया था। दिसंबर के बाद ऑप्शनल, एथिक्स और एसे, इन तीनों को नहीं उठाना। मतलब मार्क्स ऐसा तो कुछ और कोई ऑप्शन वाला हिसाब होता नहीं है, बट ऑप्शनल का आपने चूज नहीं किया क्या अब तक कोई ऑप्शन? मैं सोशियोलॉजी। देखो ऑप्शनल का ना ऐसा हिसाब होता है कि लेट्स सपोज अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ना ग्रेजुएशन करने की सब्जेक्ट में, ग्रेजुएशन मतलब ऐसे नहीं कि भाई कॉलेज में चले गए ही खा आ गए, वो नहीं, प्रॉपर पढ़ना है। मतलब सिंपल वर्ड में बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं ना कोई एक सब्जेक्ट बताओ जिसमें आप PhD करना चाहते हैं, ऑब्वियसली बात है वो PhD नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको PhD करनी पड़ेगी, फिक्स है, अब वो PhD किस सब्जेक्ट में करना चाहते हैं?
नॉर्मल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं ऐसा नहीं कि अभी जवाब मांगो। किस सब्जेक्ट में पीएचडी करना आप पसंद करोगे? और तो पीएचडी नहीं करनी, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, बट करनी पड़ेगी। आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा, आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको याद रखना पड़ेगा चीजें, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कौन सा ऐसे सब्जेक्ट है जिसपे आप ये मेहनत करने को तैयार? वही ऑप्शनल है, चाहे वो टफ हो चाहे वो इजी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये चीज करने को तैयार हो तो वो आपको अपना ऑप्शन उठा लेना जिसपे आप पीएचडी करने को तैयार हो। पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ाई मतलब अपने, मैं नहीं बता सकता। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, मैं सजेस्ट, एक्चुअली मैं क्या है ना कि मैं खुद फिजिक्स ऑप्शन लेके फंसा पड़ा हूँ। एक्चुअली ऑप्शन का क्या है ना कि मैं खुद फिजिक्स ऑप्शन लेके फंसा पड़ा हूँ, तो मैं किसी को क्या सलाह दूं। बट मेरे हिसाब से तो ये है कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पकड़ो जिसपे आप पीएचडी करने की हिम्मत रखते हो। तो मेंस में आता ना, प्री में उसका कोई रोल नहीं है ना। हाँ, प्री में कोई रोल नहीं है, मेंस में पूछा जाएगा। और मेरे हिसाब से ऐसे सब्जेक्ट चूज करना, वैसे कोशिश ये करना ऐसे सब्जेक्ट चूज करना थोड़ा सा आपको प्री में भी हेल्प कर जाए, थोड़ा मेंस में भी हेल्प कर जाए। दिक्कत क्या होती है, बच्चे ऐसा ऑप्शन चूज कर लेते हैं जो प्री में हेल्प नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मेंस में करता। मेंस में एक बार मेंस आपको मौका मिल रहा है और मेंस में भी स्कोर नहीं आ रहा, जैसे कि फिजिक्स। मेरे साथ हुआ है ये वाली चीज बहुत दिक्कत है। प्री में कोई हेल्प नहीं कर रहा है, फिजिक्स आप पढ़ते जा रहे हो, प्री में ऐसा कोई हेल्प नहीं है, मेंस में मौका मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं पूछा जाएगा फिजिक्स से। और क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन पूछे जाए, उसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। पूछेंगे तो ऐसा पूछेंगे तो फिजिक्स ऑप्शन वाला नहीं बता सकता। दैट्स अ गेम ना, कि ऑप्शन ऐसे चूज करो जिसपे आप पीएचडी करने को तैयार। ठीक है, अभी आपने चूज नहीं किया तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी GS1 GS2 GS3 1 दिसंबर के बाद इसमें फोकस करना है और क्वेश्चन। ठीक है, ओके। व्हाट इज द फॉर्मूला अब नेशनल इनकम? नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स, मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखा हूं, अभी मैं लिख रहा हूं, उसके बाद बताना गलत है क्या सही है। अभी सिर्फ चुपचाप सुनते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? टेक योर टाइम। मैं 1 मिनट में आया पानी पी के। क्या चीज? बंद कर दिया ना। नहीं वो सर क्लास तो चली है, मैं पानी पीने आया था। आंसर ओके। व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? डी। अब एक बात नोटिस करिए आपने इस ऑप्शन में, अगर आप ऑप्शन डी को देखोगे और ऑप्शन सी को देखोगे, डी और सी या डी और ए को देखोगे, तो यहां पर ना बहुत बेसिक बेसिक चीज किया, मार्केट प्राइस की जगह लिख दिया फैक्टर कॉस्ट।
फैक्टर कॉस्ट की जगह मार्केट प्राइस, ठीक है, एक ही है। जहां पे प्लस लगाना है, जहां पे माइनस लगाना है, वहां पे मैंने खेला है। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। नाउ एक क्वेश्चन है, डू यू एग्री, नोट डाउन कर लो, डू यू एग्री do you agree with the view that steady GDP, do you agree with the view that steady GDP growth do you agree with the view that steady GDP growth and low inflation, ये मेंस का क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे नहीं लिखना, घर पे लिख लेना, बट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ठीक है। एंड लो इन्फ्लेशन हैव लेफ्ट सॉरी have left the economy in good shape। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डू यू एग्री विद द व्यू, क्या आप इस चीज पे विश्वास करते हैं कि डू यू एग्री विद दैट हमारी सोसाइटी जो डू यू एग्री विद द व्यू दैट स्टेडी जीडीपी, जो स्टेडी जीडीपी ग्रोथ है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ अगर धीरे 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 करके बढ़े और इन्फ्लेशन रेट जो है वो भी कम रहे, अगर इन्फ्लेशन कम रहे, आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन हमारा कम रहे और स्टेडी जो जीडीपी ग्रोथ है वो स्टेडी धीरे धीरे बढ़े, तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी जो है इट विल बी इन द गुड शेप। डू यू एग्री विद दिस थिंग, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी इकोनॉमी अच्छी शेप में रहेगी। ये मेंस का क्वेश्चन है, इट इज लाइक 150 वर्ड का क्वेश्चन है, 150 वर्ड और 10 नंबर। बेसिकली आपको इसके लिए 2 पेज मिलेंगे और 150 शब्दों में आपको इसको लिखना है। यस, हाँ, बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग, ये सबसे आसान है। ऐसे 10 क्वेश्चन आते हैं, हाँ, ऐसे 10 क्वेश्चन आपको आएंगे। मैं मतलब रियल एग्जाम में होता है 250 नंबर का होता है, 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के, और जो लिखने होता है आपको 250 वर्ड, 250 वर्ड मतलब 3 पेज, आगे पीछे और एक साइड, हाँ, इस तरीके से। अब और एग्जाम हॉल में क्या होता है कि आपको ना अलग से क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करना है, वो पेपर क्वेश्चन जो होता है ना ऊपर लिखा होता है, आपको आंसर लिखना होता है। 2016 से पहले क्या होता था कि क्वेश्चन नहीं लिखा होता था, कि आपको क्वेश्चन भी खुद ही लिखना है और पेजेस के हिसाब से आंसर खुद लिखना है। इस बार उन्होंने पेज प्रोवाइड कर दिए, 10 नंबर के लिए 2 पेज फिक्स है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके अलावा आपको जगह नहीं है। 15 नंबर के लिए 3 पेज गिवन है, क्वेश्चन लिखा हुआ, उसके आगे जगह नहीं। क्वेश्चन पेपर अपने पास हाथ में नहीं आता, वो क्वेश्चन पेपर अलग से डिटैच कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग होता है इतना, क्वेश्चन पेपर कौन अलग से पढ़े वो पढ़े। लेकिन हाँ, जैसे 5 मिनट पहले आपको मिल जाता है, ठीक है, फिर वहां पे क्वेश्चन कम आंसर प्लेट बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, यूसीएबी। अब दिक्कत पता क्या होती है, यहाँ पे तो चलो ठीक है, मेंस में दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में दिक्कत होती है। ऑप्शन में मैंने बोला ना, पीएचडी लेवल की मेहनत करनी होती है। अब जिस बंदे ने पीएचडी लेवल की मेहनत की, कंटेंट की कमी है नहीं, अब वो लिखना स्टार्ट करेगा ना, तो वो ये नहीं देखेगा कि 3 पेज है, 3। कई बार क्या होता है कि वो 3 पेज वाला क्वेश्चन वो 1.5 पेज में पूछ लेते हैं, और 1.5 पेज वाला 3 पेज में पूछ लेते हैं। अब 3 पेज वाला आपने 1.5 पेज में पूछ लिया, पहले इंट्रोडक्शन बड़ा इंट्रोडक्शन लिख देगा, बाकी सारी चीज लिख देगा, फिर देखा पेज ही खत्म हो गया, जो मेन बात लिखी थी उसके लिए पेज ही खत्म हो गया। तो इसलिए थोड़ा पेज का ध्यान रखना होता है। कई बार होता है 30 नंबर वाला जो व्हाट वी कॉल बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है, सॉरी बहुत छोटा जो क्वेश्चन है 1.5 पेज वाला, वो 3 पेज में पूछ लेगा।
तो उसमें फिर क्या है, फिर थोड़ा बड़ा बड़ा कर लिखना होता है, वो एक ही चीज है। अब दिक्कत पता है किसमें होती है? दिक्कत टेक्निकल ऑप्शन में होती है, दिक्कत सॉरी दिक्कत ये ह्यूमैनिटीज ऑप्शन में होती है, दिक्कत होती है टेक्निकल ऑप्शन साइंस में। जैसे डेरिवेशन वगैरह, तो डेरिवेशन लिखने स्टार्ट करी, एक पेज दो पेज, आपने देखा नहीं कितना पेज है, आपने लिखना स्टार्ट किया, पेज खत्म, डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हो पाई, नंबर मिलेगा? कोई नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे मैथ्स में होता है, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते गए तो हमने देखा ही नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गेम थोड़ा खतरनाक, ऑप्शनल थोड़े तो किसी भी चीज में नहीं चाहिए। तो ये वाली चीज का थोड़ा सा दिक्कत रहती है। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन नोट डाउन करो, डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी। Define potential GDP and its determinants. Define potential GDP and its determinant factors that helps in building the growth in economy. That helps in building the growth in the economy. ये वाला क्वेश्चन है, ये भी 10 मार्कर का ही है, और कितने शब्दों में लिखना है? 150 शब्दों में। ठीक है, और अब इसके बाद आ जाता है एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर। वैसे जब हमने क्लास शुरू करी तो लगभग कवर कर दिया मैंने इसे। जीडीपी एंड वेलफेयर, जीडीपी एंड वेलफेयर मतलब क्या? जीडीपी, क्या हमारी जीडीपी वेलफेयर के बारे में सही दिशा दिखलाती है? Does our GDP help in recalculating the overall welfare of this country? No. Why no? बिकॉज वो आपकी पॉवर्टी को कंसीडर नहीं कर रही है, वो आपके स्टेटस को, हेल्थ स्टेटस को कंसीडर नहीं कर रही है, उसमें आपका लिविंग स्टैंडर्ड कंसीडर नहीं हो रहा है, उसमें सिर्फ आपकी इनकम, कंजप्शन, ये सब चीज हो रही है, कंसीडर हो रही है। आपने कितना इम्पोर्टेंट मतलब ये सब बोला, उसमें आपका जो लिविंग स्टेटस है, जो आपकी हेल्थ है, या वो सब कुछ कंसीडर नहीं करते, वो आपके लिए बेनिफिट है। So we can say first, it doesn't, does not consider, distribution of income. क्या कंसिडर नहीं करती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कंसिडर नहीं करती है, पहली चीज। सेकंड, डज इट कंसिडर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज? No. It does not consider नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। वो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज वो कंसिडर नहीं करते। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या होते हैं, को बता सकता है? लाइक हमने किसी को कोई गिफ्ट दिया, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, ठीक है, हाँ गिफ्ट हो सकता है, गिफ्ट हो, बट काइंड ऑफ वो जो कोई भी गिफ्ट देता है ना कुछ तो हम हेल्प करते हैं तभी गिफ्ट देता है। इकोनॉमी में कोई हेल्प होगी, अब लेट्स सपोज आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में वगैरह में काम कर रहे हैं, सरकारी ऑफिस, तो आपको बहुत सारे गिफ्ट आएंगे। नहीं नॉर्मल अपनी फैमिली में इंटरचेंज कर रहा हूँ। ओके, हाँ, दिस मैं उसमें लिया, ठीक है, फैमिली वे में हो सकता है। और इसके अलावा क्या नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हो सकता है? आपकी मदर, मैं इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आपकी मदर जो है सुबह से लेकर शाम तक सारा घर का काम वगैरह करना, खाने वगैरह बनाना, तो उसके लिए ऐसा होता है कि वो मेरी पगार दो, नहीं मांगते ना, ये होगा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। अब जैसे घर में आप काम वाली वगैरह आती है, वो हेल्प काम वगैरह कराती है, उसको तो पगार देंगे, तो मॉनेटरी एक्सचेंज है। लेकिन जब से हम आप आपकी हेल्प वगैरह कर रही है, सब चीज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है। छोटे बच्चे को पालते हैं, उसको बड़ा करते हैं, वो चीज करते हैं, तो उसे बोलते हैं कि भाई मैंने तुम्हें इतना पाला, चलो भाई पैसे दे, नहीं ना, वो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है। ठीक है, फिर आता है हमारा एक्सटर्नैलिटीज को कंसिडर नहीं करता है। एक सेकेंड, डज नॉट कंसिडर externalities. What do you understand by externalities?
एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है? देखो एक्सटर्नैलिटीज होती है कि मतलब क्या क्या फर्क पड़ रहा है। एक्सटर्नैलिटी से मैं क्या बोलता हूँ, क्या क्या फर्क पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी में गेम क्या होता है, जैसे अब इसको ना एक्सटर्नैलिटीज भी दो तरीके की होती है, एक होती है पॉजिटिव, ऐसे समझो एक्सटर्नैलिटीज का मतलब है कि क्या क्या फर्क पड़ रहा है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हो सकती है, नेगेटिव। ना रहने से फर्क पड़ रहा है या नहीं? बहुत ज्यादा फिलोसफिकल हो गया। मतलब एक चीज कह सकते हैं इसको समझने के लिए। मतलब एक्सटर्नैलिटीज आप इस तरीके से सपोज करो कि अगर मैंने बोलूं कि हमें जीडीपी ग्रोथ बढ़ानी है, जीडीपी ग्रोथ कैसे बढ़ेगी? प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा मतलब ज्यादा तेल फूकेगा, ज्यादा तेल फूकेगा ज्यादा एमिशन निकलेगा, ज्यादा एमिशन निकलेगा तो एनवायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। इंडस्ट्री से गर्म पानी निकलेगा, या केमिकल वाला पानी निकलेगा, केमिकल वाला पानी नदियों में डालेंगे, नदियों में डालेंगे तो मछलियां जो है जो वो सब मर जाएंगी। आसपास का जो एनवायरमेंट है जहाँ पे और जो वो है कि बहुत सारे होते हैं ना कि फ्रॉग, स्नेक वगैरह वो सब चीज वो मरना स्टार्ट कर देंगे। तो एक तरीके क्या हो रहा है कि एनवायरमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। हम जानबूझ के उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहे, जानबूझ के नहीं कि भाई हमें एनवायरमेंट गंदा करना है, वो अपने आप ही हो रहा है। आप गाड़ी अब कोई गाड़ी, अब जैसे आप अपनी गाड़ी निकालोगे, गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी में से एमिशन तो हो ही रहा है। एमिशन जो हो रहा है एनवायरमेंट पे इफेक्ट तो पड़ ही रहा है। जैसे चिड़ियों जो बर्ड्स वगैरह उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, जैसे गोरैया वगैरह इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, जानबूझ के थोड़ा आप उन्हें मार रहे। एनवायरमेंट जो है ये एक्सटर्नैलिटीज की तरफ है। एक काम होती है पॉजिटिव एक्सटर्न, एक ये तो हुई नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है? जो एक्स्ट्रा काम करो उससे हमारी जीडीपी हम ऐसा करना नहीं चाहते लेकिन अपने आप पॉजिटिव वे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी गांव में जाके स्कूल खोलूं या स्कूल में मैं पढ़ाऊं, बच्चों को प्रॉपर शिक्षा दूं कि एआई वगैरह कैसे काम करता है, तो उससे क्या होगा कि बच्चों को नॉलेज मिलेगी। बच्चों को जब नॉलेज मिलेगी तो फिर उसको इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। जब वो इस्तेमाल करेंगे घर पे बताएंगे। मेरा टारगेट ऑडियंस बच्चे थे लेकिन बच्चों ने घर पे बताया। घर पे फिर उनके जो माँ बाप थे कि अच्छा यहाँ पे कैसे निकालते हैं, कैश कैसे निकालते हैं, कौन सा पैसा होता है, गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई है लोन के लिए, ये स्कीम लाई है, तो उनको फायदा मिल रहा है। तो धीरे धीरे फिर उनकी इनकम बढ़ेगी, फिर ओवरऑल जो है प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। टारगेट मेरा नहीं था कि भाई इतना दूर तक पहुंचना है, मेरा सब टारगेट बच्चों का था। तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। फॉर एग्जाम्पल अब मैं जैसे बोलूं कि अगर मैं किसी एरिया में एक प्लांट ग्रो करूं, एक मेरे को प्लांट ग्रो करना है, जहां जहां पे मेरे को देखे वहां प्लांट, अब प्लांट ग्रो करूंगा, वहां से क्या होगा धीरे धीरे उसके आसपास जो है एनवायरमेंट मजबूत होगा, मतलब एनवायरमेंट बेटर होगा, जमीन को स्ट्रॉन्ग हेल्थ मिलेगी, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगा। ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगा तो वहाँ पे लोगों की हेल्थ जो है वो थोड़ी और बेहतर होनी स्टार्ट हो जाएगी। लोग एनवायरमेंट को ज्यादा कंसिडर करना चाहिए। मैंने इस सब के बारे में नहीं सोचा है, अपने आप। तो ये होते हैं एक्सटर्नैलिटीज। तो यानी कि जीडीपी डज नॉट कंसिडर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। ओके, सो दिस वाज फॉर अस। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर प्रॉपर पूरी तरीके से खत्म है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मनी चैप्टर शुरू करेंगे। वैसे मैं सोच तो रहा था कि थोड़ा सा मनी चैप्टर स्टार्ट करते, लेकिन फिर जो मेरे दिमाग में आया कि ये वाली चीज तो आपको शायद आपको पता नहीं होगी। कौन सी वाली? ये वाली गोल्स कैसे याद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अब एक्चुअली क्या था ना, क्लास से लाइव जाती, तो मैंने कहा लाइव है कि जो बच्चे जो होंगे जो देख रहे होंगे उनको थोड़ा हेल्प मिलेगी। तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गेम सारा यही है कि नॉलेज का गेम नहीं है इतना, नॉलेज का गेम है एक हद तक। उसके बाद जो होता है ना आपके परसिवरेंस का गेम है, किस तरीके से आप चीजों को टैकल करें। ठीक है, धीरे धीरे करके आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ पढ़ने से एग्जाम निकल जाएगा, पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ने का गेम नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप धीरे धीरे समझोगे। ओके, सो दिस वाज इट फॉर द क्लास। सो थैंक यू एवरीवन।